अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जो एक यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूनाइटेड नेशन की जो बेसिक एजेंसीज़ हैं, 6 बेसिक एजेंसीज़ हैं, जिसको हम 6 पिलर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं या 6 प्रिंसिपल ऑर्गन भी कह सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट 5 जो बेसिक एजेंसीज़ है या प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया। आज हमारा यूनाइटेड नेशन का जो लास्ट बेसिक एजेंसी है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको आज हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशल ऑर्गन है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर जो इंटरनेशनल कोर्ट है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट कहते हैं, इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन की 6 बेसिक एजेंसीज़ में से ये वाहिद बेसिक एजेंसी है जो लीग ऑफ नेशन से उठाई गई हैं, यानी ये लीग ऑफ नेशन का हिस्सा था। तो डियर फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशन क्या है, इस पर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में इस पर डिटेल के साथ वीडियोस बनाई, तो आप वहाँ से देख सकोगे लीग ऑफ नेशन जो क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, लीग ऑफ नेशन जो है वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद ये लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, जब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था तो उस वक्त एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाया गया था, जिसका पूरा नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो डियर फ्रेंड्स, जब ये लीग ऑफ नेशन का ये कोर्ट था, जब लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुआ या नाकाम हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जब ये हिंड हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, यानी उसी लीग ऑफ नेशन को उन्होंने रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन में, यानी यूनाइटेड नेशन अब जो उसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हमने, इसके तो बहुत ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया, आप वहाँ से देख सकोगे। तो यूनाइटेड नेशन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के हवाले से अपना रोल अदा करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, तो यूनाइटेड नेशन ने ये बेसिक एजेंसी है वाहिद, जिसको लीग ऑफ नेशन से उठाई गई थी। बाकी तमाम जो लीग ऑफ नेशन के जो ऑर्गन्स थे उस वक्त, यानी प्रिंसिपल ऑर्गन से, उसकी जो स्पेशल एजेंसी से वो ख़त्म हुए, सिवाय इस इंटरनेशनल कोर्ट जिसका नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो यूनाइटेड नेशन ने इसी कोर्ट को उठाकर यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन बनाया और इसका नाम चेंज करके 1945 में इसका नाम रख दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये 19 ये ऑलरेडी 1920 में बनाई गई थी, ये सिर्फ और सिर्फ 1945 में इसका नाम तब्दील कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये यूनाइटेड नेशन का लास्ट बेसिक एजेंसी है। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब बनाया गया था, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी इसमें यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कंसिस्ट है 15 जजेस इसमें होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये 15 जजेस जो है डियर फ्रेंड्स, वो तमाम जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स है, यानी 193 स्टेट्स है, उन 193 स्टेट्स को इंसाफ फराहम करना इन 15 जजेस का काम है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। तो ये 15 जजेस जो डियर फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल और उसके साथ जनरल असेंबली जो है, ये इस 15 जजेस को इलेक्ट करती है, यानी इसका इलेक्शन करवाती है। और इन 15 जजेस का जो टेनोर है, हर जज का 9 साल है। तो डियर फ्रेंड, 9 साल तक 15 जजेस इसका टेनोर होते हैं। उसके बाद ये 15 जो है वो रिटायर्ड होकर नए 15 जजेस आएंगे, तो उस नए 15 जजेस के लिए फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंड करेगा, और जनरल असेंबली जो है वो जनरल असेंबली इस पर वोटिंग कराएगा। क्योंकि जनरल असेंबली डियर फ्रेंड्स, हमने इसको लेक्चर में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में कि जनरल असेंबली में तमाम यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर
इस पर फिर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद उस पर वोटिंग होते हैं और 2/3 मेजॉरिटी से फिर एक उसको लाया कर इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये भी इस हवाले से एक यूनिक है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड में। बाकी तमाम जो बेसिक एजेंसीज़ है 5, जिसमें जनरल असम्बली और सिक्योरिटी कौंसल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और इकोनॉमिक एंड सोशल कौंसल और ट्रस्टीशिप कौंसल, इन 5 का जो हेडक्वार्टर जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो इसका हेडक्वार्टर जो है सिर्फ नीदरलैंड में। तो इसमें ये 2 चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मौजूद नहीं, और दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ऑलरेडी 19 लीग ऑफ नेशन का हिस्सा था, यानी 1920 में बनाई गई थी। तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1945 में इसका नाम चेंज करके और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस लीग ऑफ नेशन से उठाई गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इसका हम फंक्शन देखें यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, यानी स्टेट्स के दरमियान जो डिस्प्यूट चल रहे हो या 2 स्टेट्स के दरमियान अगर वार चल रही हो या कोई इस तरह डिस्प्यूट्स हो, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपना रोल अदा करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इसका हम केसेस देखें, फर्स्ट केस इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हुआ था 22 मई 1947 को, और अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो तमाम केसेस हुए हैं वो 181 केसेस हैं 2021 तक। तो डियर फ्रेंड्स, इसका हम एक केस का एक मिसाल ले सकते हैं। जब 1980 में यानी 1980 में जब ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, तो इस रेवोल्यूशन से पहले यानी इस्लामिक इनकलाब से पहले एक ईरान में एक डिक्टेटर पूंजी का हुकूमत था। जब ये पूंजी हुकूमत जो ऑलरेडी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वो उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जब ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो जब डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ तो वहाँ पर ईरान में लगभग 50 जो अमेरिकन सफ़ीर से उनको ईरान ने अपने कब्ज़े में यानी अपने कैप्चर में ले लिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पर एक कंप्लेन तैयार किया ईरान पर, और ईरान को ये कहा कि आपने इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन किए कि अपने अमेरिकन डिप्लोमेट्स को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तो ये केस था क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने ईरान पर एक वायलेशन गद्दारी का यानी इस पर एक इल्ज़ाम लगाया। तो इसका हम एक मिसाल ले सकते हैं, और साथ साथ इसका अगर दूसरा रिसेंट मिसाल हम देखें डियर फ्रेंड, जब यूक्रेन ने रशिया पर कहा कि रशिया जो है वो जेनोसाइड कर रही है, यानी वहाँ पर यूक्रेन में लोगों को मार रही है, तो एक इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। ये भी इसका मिसाल हम दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसी मकसद के लिए बनाया गया कि वो तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के 193 स्टेट्स हैं उनको इंसाफ फराहम कर सके, और साथ साथ जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको कम कर सकें। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो एक उस पर कानून अप्लाई कर देते हैं, अगर कोई स्टेट उसको नहीं मान रही है, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का, वो उसके ख़िलाफ़ फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। हमने प्रेस लेक्चर में उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया कि सिक्योरिटी काउंसिल के साथ ये अथॉरिटी है, अगर कोई स्टेट वार के इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ चल रहा हो तो उस पर फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। तो आज हमारे लेक्चर इतना ही था, जो हमने कंप्लीट यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स, मेंबर स्टेट्स और यूनाइटेड नेशन को खुद और उसके जो बेसिक एजेंसीज उसको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।